वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है, हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम? एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। हम इन तीन टॉपिकों को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग एवरेज एटॉमिक मास। वही हमेशा की तरह सेम क्वेश्चन की व्हाई एवरेज एटॉमिक मास को हम स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं स्टडी? देखिए, जनरली आपको पता होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आपने ये टर्म कई बार पढ़ी होगी, आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो स्पीशीज, बात समझ में आई? क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? हाइड्रोजन की बात करता हूं। देखिए, हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप होते हैं? पढ़ा होगा आप सभी ने। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, H13। दैट मीन्स क्या? 1H1 इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब देखिए, यदि मैं बात करता हूं कि मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम, आप बता सकते हो सर ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 2 होता है। लेकिन यदि इस केस में मैं बात करता हूं बेटा कि हाइड्रोजन का मास क्या होगा, तो यहां मास टर्म को हम किससे की जगह हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बेटा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल आप किसका ले सकते हो? कार्बन का ले सकते हो। किसका ले सकते हो? कार्बन का। कार्बन में क्या होता है? कार्बन में भी सेम चीज होती है, 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, पता होगा। क्या होता है? C612, C613, C614। अब देखिए, यहां पे भी यदि मैं बात करता हूं एटॉमिक मास ऑफ C12 कार्बन एटम, तो आप बोल सकते हो क्या है? कार्बन का वेट कितना है? 12। यदि हम बात करें कार्बन के बारे में, तो यहां पे वही सेम टर्म
हाइड्रोजन के लिए क्या टर्म यूज करी थी, एवरेज एटॉमिक मास। इसके लिए भी क्या टर्म, यहां पे भी क्या टर्म यूज करोगे, एवरेज एटॉमिक मास। कहने का मतलब यह है कि एवरेज एटॉमिक मास हमेशा उस केस में यूज होता है जहां पर बात किनकी करी जा रही हो, आइसोटोप्स की बात करी जा रही हो। बात समझ में आई। चलिए अब निकालते हैं कि अब बच्चे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर हमें ये पता लग गया कि एवरेज एटॉमिक मास कहां यूज होता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है हाउ। कैन बी फाइंड, हाउ कैन बी फाइंड, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास को, उसको हम देखते हैं आगे। देखिए एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, समेशन ऑफ AI XI अपॉन में XI। ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का होता है। ध्यान रखिए, समेशन ऑफ AI XI अपॉन में XI। अब क्वेश्चन ये आता है वेयर AI टर्म क्या है, XI टर्म क्या है। देखिए AI टर्म जो है ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। क्या है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। XI क्या हो, XI आपका मोलर रेशो भी हो सकता है। इसको ये साइन किसका होता है पता है ना सभी को, परसेंटेज रेशो भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स रेशो भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए और क्या हो सकता है, मास रेशो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि XI की वैल्यू जो होगी वो मोलर रेशो भी हो सकती है, परसेंटेज रेशो भी हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स रेशो भी हो सकती है, मास रेशो भी हो सकती है। बात समझ में आई। अब देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं कोई X एलिमेंट है, क्या एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कैसे करेंगे उसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि कोई X एलिमेंट है, इसके बेटा मान लिया उन्होंने कितने आइसोटोप हैं, इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं। इसके मान लो 2 आइसोटोप दे रखे हैं आपको, और बेहतर हो इसको 90% मान के चलो, इसको 10% मान के चलो। इसका मान लो वेट दे रखा है 200, इसका कितना दे रखा है 1900। इस तरीके से गिवन।
आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसने पूछा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स एलिमेंट निकालिए। तो क्या करना है, सिंपली आपको एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, यहां एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? एटॉमिक मास है तो इसका एटॉमिक मास क्या नजर आ रहा है आपको? ऊपर वाली टर्म क्या होती है? इसमें मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि ये Z होता है, ये A होता है। ये क्या था? एटॉमिक मास। ये क्या था? एटॉमिक नंबर। ये बात याद है ना सभी को? बस क्या है, फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या बनेगा? AI इंटू XI, मतलब 90 गुणा 200। या इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 200 इंटू में 90 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा आपको दे रखा है, ये दे रखा है। यहां A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 199 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 90 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका निकल आएगा। और जो आंसर निकलेगा उसको आप क्या कह सकते हो कि एवरेज एटॉमिक मास आपने किसका फाइंड आउट कर लिया है? इस एक्स एलिमेंट का आपने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं आगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है? सबसे पहले बच्चों इस चीज में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या शो करता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा शो करता है इट एक्सप्लेन्स द simplest whole number रेशो। किसके रेशो? ऑफ द एटम्स present in the molecule। बात समझ में आई कि ये क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। किसका बताता है? एटम्स का बताता है। एटम्स किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? इन द मॉलिक्यूल में। अब बात आती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
ये चीज क्या बताती है? ये बताती है इट explains the actual number। क्या बताती है बेटा, ध्यान रखना, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताती है। ये क्या बताती है? एक्चुअल नंबर बताती है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कि क्या होता है? नाउ देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या बताया था? इंपेरिकल फॉर्मूले में ये बताया था कि भाई एटम का क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर बताता है। क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर बताता है। ये मेन दो डिफरेंस होते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, ठीक है। अब जो रिलेशन आता है वो क्या आता है? वो देखिए, ये आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। यदि आप यहां से n की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। आएगी या नहीं आएगी, आप बताइए सर। अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल? या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। अब डिवाइडेड बाय, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं? मास ऑफ द इंपेरिकल फार्मूला। और जो बेटा ये n है, n क्या है? n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, 1 2 3 4 कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? ये रिलेशन होता है होल इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर। कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है बच्चों, जिसमें कि प्रेजेंट है, एक आयरन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आयरन का जो परसेंटेज दे रखी है वो क्या दे रखी है? 69.9% दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 69.9 रेशो दे रखा है। अब इसका कितना दे रखा है? 30.1 दे रखा है परसेंट। बात समझ में है? अब क्या निकालोगे? अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला of this compound? क्या होगा बताइए। देखिए, इसके लिए सिंपल है स्टेप, आपको स्टेप फॉलो करना है सिंपली। Fe इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा 69.9 ग्राम। होगा या नहीं होगा बच्चों? ऑक्सीजन 30% दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 30.1% दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का वेट होगा या नहीं होगा बच्चों?
लेकिन साथ में एक चीज और दे रखी है, वो क्या दे रखी है? एटॉमिक मास ऑफ आयरन। कितना दे रखा है? 56 दे रखा है, 56। किसका? आयरन का। और एटॉमिक मास आपको किसका दे रखा है? ऑक्सीजन का। वो कितना दे रखा है? 16। क्या यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? यहां से मोलर रेशो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मोलर रेशो। तो क्या होगा? 69.9 डिवाइडेड बाय 56 कितना आएगी वैल्यू? आप करके बताइए कितनी आएगी वैल्यू? अप्रॉक्स कितनी आएगी बेटा? 1.2 आएगी। अप्रॉक्स कितनी आएगी? 1.2 आएगी। और इसकी कितनी आएगी? ऑक्सीजन के लिए ये किसका निकाला है हमने? Fe का निकाला है। अब ऑक्सीजन की यदि हम निकालें, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या आएगी? निकाल के बताइए। 30.1 अपॉन में इसका वेट 56 था। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है बच्चों? 16। इसकी कितनी वैल्यू आएगी? इसकी आएगी अप्रॉक्स 1.8 के अप्रॉक्स आएगी। एग्जैक्टली 1.8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना? मोलर रेशो। एक कंडीशन है, हमेशा ये याद रखिए और लिख लीजिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आपको आता है। देखिए आपका जो मोलर रेशो है, यहां मैं लिख रहा हूं, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। मोलर रेशो क्या होना चाहिए? शुड बी मिनिमम। अब मिनिमम निकालना है तुम्हें। मिनिमम मतलब जो जिसकी वैल्यू कम आई है उससे उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगी भाई? इसमें वैल्यू सबसे कम किसकी है? इसकी है। 1.2 अपॉन में 1.2। ये किसका है? आयरन की चल रही है कहानी। अब ऑक्सीजन में भी किससे डिवाइड कर दोगे? 1.2 से कर दोगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी? 1.5 के अराउंड आएगी। कितनी आएगी? 1.5 के अराउंड आएगी। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? होल नंबर बताता है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करें? कितनी वैल्यू आई है? 1। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से कर दो। ये क्या आया? ऑक्सीजन। इसकी कितनी वैल्यू आई है? 1.5 इंटू 2 कर दिया। इसकी रिजल्ट कितना आया? 2। इसका रिजल्ट कितना आया? 3। मतलब क्या है? जो Fe और ऑक्सीजन का रेशो आया वो कितना आया? 2:3। ये 2:3। तो यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका क्या निकल गया? Fe2O3। ये आपका क्या निकल गया बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला। दैट्स इट। बेटा देखिए, आपको जो भी परसेंटेज करना है, परसेंटेज टर्म जो है वो किस लिए यूज होती है? देखिए, परसेंटेज इक्वल टू, यदि आपको निकालना हो परसेंटेज, हमेशा ध्यान रखिए किसी ना किसी स्पेसिफिक पार्ट की निकलेगी।
किसकी निकलेगी? स्पेसिफिक पार्ट की निकलेगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ स्पेसिफिक पार्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100। ये होता है फॉर्मूला आपका। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लें। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखेंगे, यदि मैं बात करता हूं H2SO4 की, किसकी बात करता हूं? H2SO4 की। अब मैं कहता हूं सपोज बेटा मुझे इस स्पेसिफिक पार्ट का निकालना है कि भाई सल्फर का कितना है परसेंट, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। तो कुछ नहीं करना, मेरे को क्या करना है? सबसे पहले इसका वेट निकाल लेना है, कितना हो जाएगा? +64 × 98। अब मास परसेंटेज ऑफ मेरे को क्या निकालनी थी? सल्फर निकालनी थी। तो इसका कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 98 इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? 100। आप इसको सॉल्व कर लो, आपकी क्या निकल आएगी वैल्यू? परसेंटेज ऑफ सल्फर की। सेम तरीके से आप हाइड्रोजन की भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हो, सल्फर की तो हमने निकाल ही ली है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, टीचरों से क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, और बाकी आपको मेनली फोकस करना है कैलकुलेशन पे। ठीक है, कैलकुलेशन को इस तरीके से करनी है कि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। ठीक है, और बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है।